दोस्तों, मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे आदरणीय दर्शकों, आदाब। मैं आपके सामने मौजूद हुआ हूँ एक नई किताब लेकर के, जो एकदम नई भी नहीं है लेकिन इसको पुराना भी नहीं कहा जा सकता। इस किताब का नाम है द डेंजरस डज़न। ये किताब साइमन शुस्टर से रीपब्लिश हुई है। आज से 7 साल पहले ये किताब जो है द डर्टी डज़न के नाम से पब्लिश हुई थी। उस वक्त ये गैब्रियल खान के नाम से लिखी हुई। इससे पहले मैं वो किताब की कहानी बताऊं, मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं गैब्रियल खान का। गैब्रियल खान एक स्यूडो बायलाइन थी जो हमने क्रिएट की थी, मैंने और मेरे टीम ऑफ राइटर्स ने मिल करके, कि एक ऐसा नाम जो बहुत ही अनोखा, बहुत ही अजीब लगे लोगों के लिए और उनकी याददाश्त में वो नाम जो है महफूज रहे, और हम इस नाम के तहत जो है वो हम लोग किताबें लिखा करेंगे। और इसमें वो कंटेंट जो एस हुसैन ज़ैदी नहीं लिख सकता, गैब्रियल खान लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ज़माने में मुझे इस बात में बहुत तकल्लुफ़ था, बहुत संकोच था कि मैं कैसे लिखूं कि मैं मुलाकात करने के लिए एक शार्प शूटर के डेन में गया और मैंने ये सब देखा, और मुझे उन चीज़ों के बहुत तकल्लुफ़ात थे क्योंकि वो लोग उस ज़माने में ज़िंदा थे या उन लोगों से जो मेरा वादा किया हुआ था, और ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी मुझे, जो मैं यू कैन कॉल इट माई मेंटल ब्लॉक, कि मैं उस वक्त इस बात पे बहुत वाज़ेह नहीं था, क्लियर नहीं था कि मुझे उनकी कहानियाँ लिखनी चाहिए उनकी अपने नाम के तहत। तो हमने जो गैब्रियल खान के तहत लिखेंगे, जहाँ ही विल मेंशन एस हुसैन ज़ैदी इन थर्ड पर्सन की, उसने ज़ैदी ने क्या किया। ये किताब 7 साल पहले आई थी, एक पब्लिशर ने उसको छापा था गैब्रियल खान के तहत, और उसके बाद ये काफ़ी मकबूल हुई थी। लोगों ने चाहा कि उस पर सीरीज बनाएं, फिल्म करें, ये करें, वो करें, बट द इशू वॉज के फिर कोविड आ गया, और कोविड के बाद आपको पता कि दुनिया जैसे कि आके थम गई। वक्त गुजर गया और वो पब्लिशिंग हाउस बंद हो गया। अब उसके बाद जो है, जब उस पब्लिशिंग हाउस के बंद होने के बाद में लोगों ने मेरी कुछ किताबों को चाहा कि रीपब्लिश करें, या उन किताबों को फिर से जो है मंजर आम पे लाया जाए, और तब उनको ये किताब नजर आई जो उनको लगा कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव या बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो लोगों को पढ़ने को मिली नहीं, क्योंकि किताब कोविड से पहले आई और बहुत कम अरसा लोगों के सामने रही, और फिर कोविड आ गया और दुनिया बंद हो गई, और फिर किताब जो है अपने आप से गायब हो गई। इसलिए साइमन शुस्टर ने इस किताब को फिर से पब्लिश किया है, और इसमें मैं आपको बताऊं, हमारे पास 12 ऐसे प्रोफाइल हैं जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के हिटमैन। देखिए, हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े डॉन्स के बारे में बहुत बात की। आप खुद जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम के बारे में बात करके मैं थक गया। यानी अब ना वो मुझे वो मजा, वो एक्साइटमेंट दाऊद के बारे में बात करने में नहीं आता। ये अलग बात है, बिकॉज मैंने उसके बारे में बहुत किताबें लिखी हैं, मेरे पास बहुत रिसर्च है, मेरे पास बहुत से सोर्सेज हैं, आई हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ पीपल हु काइंड ऑफ शेयर लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट दाऊद विद मी। तो वो मैं आपके सामने वक्तन फौक्तन पहुंचा देता हूँ। लेकिन ये है कि अब मैं आई वांट टू गो टू नेक्स्ट लेवल। अब मैं दाऊद के अलावा बहुत से लोगों में बात करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोचता हूँ कि अबू सालिम के बारे में बात की जाए, मैं सोचता हूँ कि छोटा शकील के बारे में बात की जाए, मैं सोचता हूँ कि ऐसे बहुत से डॉन्स हैं जिनको अब तक लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते, उनके बारे में बात की जाए। बट बिफोर दैट हैपेंड, उससे पहले मुझे लगा कि हिटमैन, या जिसको हमारे अखबार में शार्प शूटर्स भी कहते हैं, या जिनको बहुत आपने सुना हो सुपारी किलर्स भी कहते हैं, या इनको फिल्मों में एक बहुत ही रोमांटिसाइज्ड तरीके से पेश किया जाता है, ये एक प्यादा होता है। यानी अगर आप ये सोचिए कि अंडरवर्ल्ड की फौज अगर होती है या उनका एक गिरोह होता है, तो उस गिरोह के अंदर उनका जो प्यादा, यानी जो जमीन पे सबसे लोवेस्ट लेवल का सिपाही होता है, उसको हिटमैन कहते हैं। ये हिटमैन बहुत से लोग उससे फैसिनेटेड होते हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, मैं 1995 से बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ। मैंने तमाम लोगों से, अक्सर लोगों से जो लोगों को गोली चला के मार चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, और उन लोगों के मारने खत्म करने में बाद में, मतलब जब उनसे पहले बाद में मिला, मुझे इनमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि लोगों से खौफजदा होना चाहिए। ये एकदम आम, एकदम मामूली और एकदम साधारण लोग थे।
मैंने इस किताब के जरिए, जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे वो लोग ये देखेंगे कि मैंने उनको ह्यूमनाइज किया है, यानी मैंने उनको जो एक्चुअल अंडरवर्ल्ड हिटमैन की जो औकात होती है, मैंने उस तरह से उनको यहाँ बयान करने की कोशिश की है कि अगर उसके हाथ में एक तमंचा, एक बंदूक या एक हथियार ना हो तो वो डरने की चीज बिल्कुल नहीं, बल्कि अक्सर हो सकता है कि वो थप्पड़ मारने से वो आदमी गिर जाए, या एक इंसान जो अपने दिल में इतना ही बहादुरी का जज्बा रखता है वो किसी भी अंडरवर्ल्ड हिटमैन से मिल के मुकाबला करके उसको गिरा सकता है। उनकी सारी बहादुरी, सारी शुजाअत, सारी हिम्मत जो है वो एक हथियार से आती है। एनीवे, ये फिलॉसफी हम फिर भी डिस्कस करेंगे। सो ये 1995 के ज़माने में, जिस ज़माने में नया नया मोबाइल फ़ोन आया और जिस ज़माने में जो है रिपोर्टिंग, यानी क्राइम रिपोर्टिंग हो या जो भी किसी की रिपोर्टिंग उस ज़माने में कर रहे थे, वो अपने आप में बहुत बैलेंस्ड थी, बहुत ज़्यादा इंसाइसिव थी और बहुत ज़्यादा इंसाफ परस्त थी। आज की रिपोर्टिंग में तो आपने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट का PR करते हैं और आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग से ईमानदारी जो है खत्म हो गई, नदारत हो गई। उस जमाने में काफ़ी रिपोर्टिंग अपने आप में बहुत नपी तुली थी। तो जब मैंने क्राइम रिपोर्टिंग करना शुरू की तो उस वक्त में आसपास में जो है मेरे ज़माने के बहुत सारे लोग क्राइम रिपोर्टिंग नहीं करते थे, 2 ही 4 लोग करते थे, जो 2-4 लोग जो है मेरे बहुत सीनियर्स भी थे। यानी उस ज़माने में एक मिस्टर बलजीत परमार थे जो मेरे बहुत सीनियर थे, आप उनकी वीडियोस देखते हैं, या एक ज़माने में प्रभास चरण थे, वो मेरे सीनियर्स में थे। तो 2-4 जो उस ज़माने बहुत बड़े बड़े लोग थे, जो शायद आज भी जो है मैं प्रभास से और बलजीत से मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन यही 2-4 बड़े बड़े नाम उस ज़माने में थे और मैं एक छोटा सा अदना सा एक बौना सा रिपोर्टर था जिसने अपनी शुरुआत की थी। लेकिन मेरे में क्यूरियोसिटी बहुत थी, मैं चाहता था कि बहुत से लोगों से मुलाकात करूं और जितने लोगों से मुलाकात कर सकूं करूं। इसमें मेरी मदद जो है वो वेली थीवर ने की। मैं चाहता हूं कि वेली थीवर का रहस्य आपके सामने ना खोला जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। यानी इतनी मिस्टीरियस है कि मैं इनको तकरीबन 26 साल से जानने के बाद भी इनके राज को आज तक मैं इंकशाफ नहीं कर सका, तो इसलिए मैं उस राज को रहने देता हूँ। लेकिन वेली थीवर उस जमाने में एक क्राइम रिपोर्टर थी, क्राइम जर्नलिस्ट थी, और उन्होंने बिल्कुल आई थिंक आई वुड से मच बेटर लाइक द्रोणाचार्य, उन्होंने जो है मुझको अपना अर्जुन समझा और मुझे क्राइम रिपोर्टिंग में ट्रेन करना शुरू की। और फिर उन्होंने, क्योंकि उनके सोर्सेज बहुत सॉलिड थे, वेली थीवर उस जमाने में चूंकि एस्टैब्लिश्ड क्राइम जर्नलिस्ट थी, उनके सोर्सेज अंडरवर्ल्ड में, पुलिस में, कस्टम्स में और सारे महकमों में बहुत सॉलिड थे। इन्होंने बगैर मुझसे कोई किस्म की कंजूसी और बगैर कोई किस्म की जो है हिचकिचाहट के उन्होंने मुझे अपने सोर्सेज से मिलाया। आज मैं आपको सबसे पहले सोर्स के बारे में बताता हूँ जो एक हिटमैन भी था। उसका नाम था मोहम्मद हुसैन शेख। जी हाँ, वेली थीवर ने बहुत फखरिया इस चीज़ को लिखा था, मीटिंग ऑफ 2 हुसैन, यानी एक हुसैन मैं और एक ये हुसैन जो शार्प शूटर था। इसका नाम जो है हुसैन शेख था, लेकिन ये हुसैन उस्तरा के नाम से मशहूर। उस्तरा यानी आज के जवानों को शायद पता नहीं होगा उस्तरा क्या है, बट उस्तरा एक ज़माने में जो है वो नाई इस्तेमाल करते थे दाढ़ी बनाने के लिए। छोटा सा एक ब्लेड होता था जो फोल्ड करके रख लिया जाता था और वो वेपन्स की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए इट वॉज सेफ टू कीप, मतलब उसका खुलना आसान था, उसको जेब में रखना आसान था और लोग लेके घूमते थे। तो मैं पहले आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं कि इसका नाम उस्तरा क्यों है, फिर हम उसकी आगे कहानी में चलें। उस्तरा जो है जब वो 15-16 साल का था तब से वो एक बुरी संगत में पड़ गया था और लोगों के साथ उसके जो उठना बैठना था वो बुरे लोगों के साथ उठना बैठना था। लेकिन ये बच्चे जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं ना, इनमें कुछ अपना दबंगपना कुछ होता है, इनमें कुछ एक जुर्रत होती है। जुर्रत इज रेकलेस काइंड ऑफ करेज। देखिए, करेज जो होता है एक अलग चीज होती है जिसको हम बहादुर शुजाअत कहते हैं उर्दू में, या वीरता और शिवता कहते हैं हम हिंदी में। लेकिन जुर्अत इज डिफरेंट। जुर्अत इज मोर ऑफ इम्पर्टिनेंस, ऑडेसिटी। इस आदमी के अंदर एक ऑडेसिटी थी कि जो हर किसी से भिड़ जाना या हर किसी के साथ जो है इसका झगड़ा कर लेना। इन लोगों का एक ग्रुप और लड़कों के साथ इसका झगड़ा हुआ। अब उस जमाने में सब बड़े बड़े मुस्टंडे थे। ये हुसैन उस्तरा जो है
उस वक्त एक 16 साल का दुबला पतला लड़का था। लेकिन जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तो इसने क्या किया कि अपना उसरा निकाला और निकाल के उसने सामने वाले पे एक हमला किया। ऐसा हमला इसने किया कि उसके कंधे से ले करके उसके पूरी बॉडी, अक्रॉस द बॉडी जो है वो घाव बन गया। फौरन उसको अस्पताल पहुंचाया गया और जब उसको सर्जन ने सर्जरी करना शुरू की उसकी जान बचाने के लिए तो वो हैरान हो गया। वो कहने लगा कि ये तो किसी सर्जन का चलाया हुआ स्काल्पेल है, यानी इतनी सफाई से मारा गया है। इसमें आप जो है सर्जन कैसे करता है, सर्जन उसको एक बार में बहुत ही महारत के साथ वो घाव लगाता है। वो अलग से घड़ी गोद के या घड़ी अटेम्प्ट करके नहीं करता। वो प्रेसिशन आपको सब जगह नहीं मिले, लेकिन उस जो घाव जो उसरा ने लगाया था वो बहुत बड़ा, बहुत लंबा और बहुत महारत के साथ बारीक सा घाव। एनीवे, उसके बाद से ये लड़का जो हुसैन उसरा के नाम से मशहूर है। अब 20 साल गुजर जाते हैं। अब जो है बंदूकों, तमंचे, कंटीमेट पिस्टल्स के अलावा अब जमाना आ जाता है ऑटोमेटिक वेपन्स का। उसरा ने अपना करियर दाऊद के साथ शुरू किया था। दाऊद और वो दोनों जो उनका करियर लगभग जो है वो आसपास का शुरू हुआ था। लेकिन फिर उसने क्या किया था कि बापू खोटे स्ट्रीट पायदुनी में उसने अपना den बना लिया था। पूरी बिल्डिंग उसकी अपनी थी और उस जमाने में 1995 में उसने उस गली में और उस बिल्डिंग में सारे जगह CCTV कैमरास लगा रखे। जब उसकी मुलाकात वेली ने उसका इंटरव्यू किया था अपने टेलीविजन के लिए और जब वेली थेवर उसका इंटरव्यू कर चुकी तो उसके बाद में जो है वो जब मैं नया अपनी क्राइम जर्नलिज्म पहुंचा तो वेली थेवर ने मेरी मुलाकात जो है वो हुसैन उसरा से कराई। अब मैं जब एक जिंदगी में पहली बार एक शार्प शूटर से, अंडरवर्ल्ड आदमी से मिलने जा रहा हूँ तो मुझे लगा कि एक बहुत, जैसे हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, हम लोग के सारे जो आइडियाज जो अंडरवर्ल्ड के बारे में आए हुए हैं वो बॉलीवुड या हॉलीवुड से आए हैं। हमको लगता है एक बहुत ही हेरोइक, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही चार्मिंग और एक बहुत ही जो है एक रोगिश किस्म का आदमी उनको मिलेगी। मैं हुसैन उसरा को पहली बार देख के बहुत डिसअपॉइंट हुआ। क्यों? उसकी एक मांग निकली हुई, व्हाइट कपड़े पहना हुआ, उसकी बारीक सी उसकी मूंछें, काफी हंसमुख सा चेहरा और वो आदमी जो है बहुत आप जनाब से बात कर रहा था। मतलब अजीब है ये आदमी। तो लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने देखा होगा कि लोगों में एक दिखावे का जो एक जज्बा होता है ना, ये उस तरह जो है उसमें दिखावे का जज्बा बहुत है। उसने अपनी दोनों ऑटोमेटिक माउजर्स जो है सामने रखी हुई थी 1914 मॉडल की और उसने अपने 3 मोबाइल फोन जो है उस जमाने में रखे थे। ये 1996 की बात कर रहा हूँ मैं। जिस जमाने में मोबाइल फोन्स यानी बहुत महंगे होते थे, यानी आज के जमाने में मोबाइल फोन बहुत आसान है। उस जमाने में 36 रुपीज जो है वो पर मिनट का चार्ज था फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ। ऐसे वक्त में हुसैन उसरा ने 3 फोन सामने रखे और बाकायदा वो दिखावा हो रहा था, यानी दोनों गन्स का और वो जो है तीनों मोबाइल फोन का। एनीवे, मैंने उसरा से काफी देर बात की और मैंने देखा कि उसरा ने अपने बातचीत के दौरान भी उसी शेखी बगाड़ने वाले अंदाज को बरकरार रखा कि मैं एक गन को डिसअसेंबल करके 3 सेकंड में असेंबल कर सकता हूँ और मैं फौरन जो 3 सेकंड में किसी को हमला कर सकता हूँ। सारी बात मुझे मैंने उस जमाने में याद भी आया कि जैकी चैन की एक फिल्म हुआ करती थी जिसमें जैकी चैन एक पुलिस वाला था लेकिन बूढ़ा हो गया और फिर उस गन को जो है वो वापस असेंबल करने उसको वक्त लग रहा था और एक जवान गैंगस्टर जो उसको तेजी से असेंबल कर सकता था। तो मुझे वो सारी चीजें उसके उस बात में याद नहीं कि वो क्या कर रहा था। एनीवे, ये जो बात हमने उससे काफी की और उसने मुझे बताया कि क्या क्या करना चाहता है। उसने अपने 5-6 लोगों से मिलाया। ये जो 5-6 गैंग के लोग थे, सब में कोई ना कोई एक फिजिकल डिफॉर्मिटी थी कहीं ना कहीं। कोई जो है शायद पैर से लंगड़ा था, किसी का एक हाथ नहीं था, किसी का जो एक कान का मसला था। वो ऐसे लोगों से गैंग में कर रखा था। मैंने कहा ये क्यों आपने ऐसे लोग गैंग में कर रखे? उसने कहा देखो, जब खुदा किसी को एक कमजोरी देता है तो दूसरी तरफ से बहुत ताकत दे देता है, दूसरी सलाहियत में बहुत इजाफा कर देता है। मैं उस वक्त बहुत कमसिन था और मैं ये सब जो है फलसफा और इरफान की बातें मैं नहीं जानता था। मैंने उसकी बातें खाली सुन ली, हाँ मिकारी भर ली। लेकिन उसने मुझे 2 लोगों से मिलाया और उसने कहा कि इनका स्पेशल टैलेंट क्या था।
एक आदमी का टैलेंट ये था कि अगर फोन पे, देखिए उस जमाने में MTNL के फोन होते थे, तो उसका कहना था कि ये आदमी की खासियत ये है कि अगर MTNL पे क्रॉस कनेक्शन लग जाए तो ये आपको उस क्रॉस कनेक्शन जो है जिसका लगा हुआ कौन आदमी है, क्या बातें कर रहा है, उनका पूरा ब्यौरा, पूरा बैकग्राउंड वो सुन करके आपको समराइज करके 2 मिनट सुना देगा। आप जो लोग पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि क्रॉस कनेक्शन कभी कभी कितना इंटरेस्टिंग, कितना मजेदार और कितना फनी होता था। बाद औकात जो है क्रॉस कनेक्शन ऐसे होते हैं कि हमारा फोन से कनेक्शन निकलता ही नहीं था और हम पूरी प्रेम कहानियां फोन पे सुन सकते थे। तो ये पहला आदमी था। और दूसरा आदमी वो अजीब था, वो उस तरह की उस खिड़की से बाहर झांक के उस गली में जितने लोग भी खड़े हैं उन सब के लिप रीडिंग कर सकता था। यानी अगर कोई 2-4 लोग ऐसे हैं जो उस तरह पे अटैक करना चाह रहे हैं और वो साथ में मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं, ये आदमी लिप रीडिंग कर सकता और उनके लिप्स को देख करके क्या बोलना चाह रहे हैं एक दूसरे को इशारे से वो अपने बॉस को बता दें। ऐसे ही तकरीबन 5-6 लोगों से मिला मैं, और मेरे लिए ये बहुत ही अपने अजीब सी स्टोरी थी जिसको मैं जाके अपने अखबार में लिख नहीं पाया। मतलब मैंने उस तरह लिखा, मैंने उसका नाम लिखा क्योंकि वो कह रहा था देखो मैं बहुत से टॉप क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स का खबरी भी हूँ, मैं एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मर भी हूँ, इसलिए मेरे नाम को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैंने उसके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया। इस कहानी के अंदर जो एक और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग सी है कि उस तरह का एक दोस्त था फारूक बटाटा वाला। फारूक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो कस्टम्स में मरीन और प्रिवेंटिव विंग का ऑफिसर था, बहुत ज्यादा, बहुत बहादुर, बहुत ईमानदार। और जैसा कि आपको पता होगा ये आदमी इतनी बड़ी सी दाढ़ी रखा हुआ था और ये आदमी बहुत कोक पिया करता, एक के बाद कोक जो है वो लीटरों कोक पीता था। लेकिन इसकी जो कमाल की कहानी थी वो एक बाकायदा फिल्मी कहानी थी। ये और दाऊद जो है बचपन के दोस्त थे, लेकिन दाऊद जो है वो गैंग्स की तरफ चला गया, गैंगस्टर की तरफ चली, जुर्म की दुनिया में चला गया। एंड फारूक जो है वो एक बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा कस्टम्स ऑफिसर बन गया। ये अलग बात है कि महकमे ने उसकी कदर नहीं की और फिर फारूक जो है एक बहुत ही मैं कहूँगा कि ऐसी मौत उसको मिली जो मैं इसके बारे में बहुत अफसोस रखता हूँ। मैं जब मुझे उसकी कत्ल की खबर मालूम पड़ी थी तो मैं फारूक के बारे में, बिकॉज आई वाज अ रिपोर्टर, आई थिंक दैट वाज वन स्टोरी जो मैंने रोते रोते अपने कंप्यूटर पे लिखी है। फारूक मुझे आज भी याद है, लगभग हालांकि उसका इंतकाल 97-98 में हुआ, यानी तकरीबन 26 साल 26 साल गुजर गए उसको, लेकिन मुझे आज तक इसलिए याद है क्योंकि जिंदगी में मुझे इतना अच्छा दोस्त और इतना बहादुर आदमी नहीं मिला जितना अच्छा आदमी फारूक बटाटा था। तो ये फारूक बटाटा और हुसैन उस्तरा की बहुत अच्छी दोस्ती थी और ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ, बिकॉज फारूक का भी दुश्मन दाऊद था और हुसैन का भी दुश्मन दाऊद था, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया करते थे। एनीवे उस तरह की और मेरी दोस्ती काफी बढ़ गई, हम लोग काफी टच में रहते थे। मैं नरमान पॉइंट के इंडियन एक्सप्रेस ऑफिस से निकल के इसके पास जाया करता था और फिर एक दिन मैंने इसकी मुलाकात विक्रम चंद्रा से कराई। विक्रम चंद्रा आप जानते हैं मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे किताबें लिखने का हुनर सिखाया। यानी अगर वैली थीवर ने मुझे क्राइम रिपोर्टिंग सिखाई और उसमें ट्रेन किया, विक्रम चंद्रा ने मुझे किताबें लिखने का हुनर सिखाया। विक्रम चंद्रा को मैंने कई अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलाया। मैंने उनको करीम लाला से मिलाया, अरुण गवली के दगड़ी चौल के अंदर ले गया, अरुण गवली से मुलाकात कराई और हुसैन उस्तरा से और ऐसे बहुत से लोगों से मिलाया। नाउ इस हुसैन उस्तरा की और विक्रम चंद्रा की मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी फॉर सेवरल रीजंस। क्योंकि मैं एज अ रिपोर्टर, मैं जो चीजें इररिलेवेंट होती थी या जो मेरे लिए वो चीजें बहुत मामूली होती थी, उन चीजों पर मैं तवज्जो नहीं दे रहा था। लेकिन विक्रम फॉर सम रीजन ही वाज नोटिसिंग ऑल दैट, जो अपने आप में इतना खास या इतना अहम मुझे नहीं लग रहा था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही विक्रम की उसकी मुलाकात हुई और हम मुलाकात होकर फारिग होकर आ रहे थे, विक्रम ने कहा कि हुसैन तुमने देखा इसने कौन सा परफ्यूम लगाया था? अब यू टेल मी, व्हाई वुड अ रिपोर्टर बी इंटरेस्टेड इन समवन्स परफ्यूम, वो भी गैंगस्टर के परफ्यूम? लेकिन विक्रम के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण थी। विक्रम कहने लगे कि उसने एक परफ्यूम लगाया था पाकोरबान का। अच्छा, मैं तो उसको स्पेल भी नहीं करता था उस जमाने में और मुझे पता भी नहीं कौन सी कंपनी है, लेकिन विक्रम चंद्रा ने बताया कि हुसैन को उस तरह ने वो परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा था। अब उसके पास 3 मोबाइल फोन थे। मैंने उससे पूछा नहीं कि 3 मोबाइल फोन किस लिए है, लेकिन विक्रम ने उससे वो सवाल कर लिया कि उनका ये 3 मोबाइल फोन क्यों है भाई? मतलब आपको बात करना हो तो आपका एक फोन में काम हो जाता है,
मतलब मैं अपनी मिसाल दूं कि मैंने आज तक तकरीबन 27-28 साल में ना तो अपना मोबाइल फ़ोन चेंज किया है और ना मैंने कभी दूसरा फ़ोन लिया है। ज़िंदगी में आज तक मैंने एक ही फ़ोन से काम लिया है, जबकि मैं एक मज़दूर तबके का इंसान हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी जो है स्ट्रगल किया है रिपोर्टिंग में, राइटिंग में और तमाम बहुत, मुझे मल्टीपल फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब उस तरह से पूछा भाई 3 फ़ोन क्यों आपको चाहिए? विक्रम ने पूछा और हुसैन उस तरह ने उसको बहुत ही पेशेंस के साथ जवाब दिया। उसका देखो ये एक फ़ोन जो है ये मेरी फैमिली के लिए है, दूसरा फ़ोन जो है वो डिपार्टमेंट के लिए है जिनको मैं खबरें दे के पैसे बनाता हूँ, तीसरा फ़ोन मेरी जान के लिए, मेरी जान। यस, उस्ताद शेख जो है उसको I mean I don't want to say much about this, he is dead and gone, बट वो काफ़ी रोमांटिक मिजाज का इंसान था। वो काफ़ी जो है वो लोगों से टच में रहता था, औरतों से टच में रहता था और वो जो है बयान किया करता था कि उसकी किस औरत से कैसे कनेक्शन है, तो उसको जान बोलता था और खाली जान बोल करके उसने उसका नंबर सेव कर रखा। हुसैन उस तरह ने ही, यानी अगर आपने मेरी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पढ़ी हो, उस किताब में आप पढ़ेंगे कि हुसैन उस तरह ने मुझे सपना दीदी की पूरी कहानी सुनाई थी। देखिए उसका फंडा यही है, जो भी दाऊद के खिलाफ होगा हुसैन उस तरह उसका हिमायती होगा। बस ये जो कहानी आपने सुनी कि उस तरह ने ये जंग दाऊद के खिलाफ कई सालों तक जारी रखी और फिर मतलब मैं उसके और लाइफ में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ कहना ये था मुझे कि एक स्टेज ऐसी आई कि ये रोमांस और ये औरतों में इंटरेस्ट रखना उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। छोटा शकील जो हुसैन उस्तरा का एक बहुत जानी और कट्टर दुश्मन था, उसने एक दिन हुसैन उस्तरा के मर्डर का प्लान रचा और फिर उसने क्या किया कि एक लड़की को हुसैन उस्तरा के करीब किया। उस्तरा उस लड़की को अपनी माशूका समझता रहा और फिर उससे अक्सर मिलने जाया करता था। तो जब बाहर जाकर उससे मुलाकात करता उस तरह की अपने कोई बॉडीगार्ड नहीं होते थे, क्योंकि वो चाह रहा था कि वो अपनी मुलाकात को डिस्क्रीट रखता, सीक्रेट रखता। छोटा शकील से यही चाहता था। एक स्टेज के बाद में ऐसा हो कि उस तरह को एक जब उस लड़की से मिलकर के उस तरह आया था, शायद वो बहुत गाफिल था और उस वक्त उसने तवज्जो नहीं दी। छोटे शकील जब लोगों ने जा करके उसको घेर लिया और इससे पहले कि उस तरह अपनी गन भी निकाल पाता, छोटे शकील ने उसको शूट कर दिया और हुसैन उस तरह जो है उसी वक्त ऑन द स्पॉट था। यानी अगर उसकी जिंदगी में ये पहलू कोई लड़की वाला ना आया होता तो शायद वो कभी इस तरह से अपने पूरे होश और हवास को ना खोता और शायद वो आखिर तक जो है बहुत चौकन्ना रहता और उसका इस तरह से खात्मा नहीं होता। बट हम सब जानते हैं, ये कहावत मशहूर है कि those who live by the gun die by gun। सो बस यही कहानी हुसैन उस्तरा की थी। मेरा एक बहुत अच्छा अफसोस था, मुझे अफसोस इसी बात का हुआ कि मुझे उसकी कहानियाँ और उससे उसकी बहुत चीज़ें मिलना जो है नहीं हुई। और बाद में मैंने सुना कि उसकी बेटी ने, उस तरह की बेटी ने वैली थीवर को फ़ोन करके उसके साथ काफ़ी रोई और काफ़ी इस बात की शिकायत की कि मेरा बाप गैंगस्टर नहीं था और आप लोग अपनी अखबार में क्यों लिखते हैं। सो खैर उस पहलू में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन आपसे ये बताना चाहूँगा इस किस्म की कहानियाँ आपको मेरी किताब डेंजरस डजन में मिलेगी और ये एक प्रोफाइल था। अब हम जाते हैं दूसरे प्रोफाइल की तरफ। अब जो दूसरा प्रोफाइल है ना, ये काफ़ी मुख्तलिफ है इस पहले वाले से। इसमें हमने देखा था हुसैन उस्तरा शेख की कहानी। दूसरे प्रोफाइल में मैं आपको कहानी बताऊंगा एक बहुत ही सीधे साधे कॉलेज स्टूडेंट की जो अपने बाप के साथ प्लम्बिंग की दुकान पे बैठता है, लेकिन कैसे इस दुनिया के सिस्टम ने, इस दुनिया के बुरे लोगों ने उस इंसान को जो कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज का स्टूडेंट था, दुबला पतला सा इंसान था, बाप के साथ काम करता था, लेकिन फिर कॉलेज के गुंडों ने, कॉलेज के हरकतों ने, रैगिंग ने उस आदमी को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि उसका कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और फिर उसने जुर्म की तरफ पहला कदम उठाया और फिर उठाते चला गया और एक ज़माना ऐसा आया कि वो शार्प शूटर हो गया। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं इस कहानी में और ऐसी सारी कहानियाँ जो मेरी किताब डेंजरस डजन आपको मिलेगी, आप कमेंट कीजिए। आप जो है मुझसे कहिए कि आप और सुनना चाहते हैं, मैं सुनाता रहूँगा और मैं आपको अपनी कहानियों से इन कहानियों को बयान करता रहूँगा। बस ज़रूरत है आपके इंटरेस्ट की और आपके शौक की और आपकी कमेंट्स की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इसी तरह से बात करते रहेंगे।